Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about vaccine nationalism, and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. It is also important from our syllabus paper 5 ethics and integrity point of view. So इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस G20 ग्रुपिंग. G20 इसका पूरा फुल फॉर्म होगा ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज. इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम वेयर देयर आर 19 वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज प्लस यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन आई होप यू नो इट्स नॉट जस्ट वन कंट्री, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदर. सो ये G20 में 19 देश हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 19 कंट्रीज़ के नाम हैं. अर्जेंटीना, ब्राज़ील, राइट ऑन, और टिल यूके. और फिर यूरोपियन यूनियन गेट्स रिप्रेजेंटेशन इन G20 एज वन यूनिट विच इज़ ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदर, यूरोपियन यूनियन. तो ये 20 इकोनॉमीज़, 20 बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ एक साथ मिल करके उन्होंने ये G20 ग्रुपिंग बनाया है. अगर G20 की सिग्निफिकेंस की बात की जाए, इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो यू गेट टू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन दीज 20 ग्रुप्स, 20 countries you may say. 85% of the global GDP comes from these 20 countries. 75% of the international trade is conducted by these 20 countries if we consider European Union as one block or one country of course. And 80% of the global investment in research and development comes from these G20 ग्रुप. तो सोचिए ये ग्रुप इतना सिग्निफिकेंट है, पूरे दुनिया की इकोनॉमी को यही चला रहे हैं, पूरे दुनिया के टॉप लीडर्स यही हैं. हार्डली दे आर ग्रुप ऑफ 35-36 कंट्रीज़, बट पूरी दुनिया का अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, जीडीपी की बात की जाए, इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, एवरीथिंग ऑलमोस्ट बिलोंग्स टू दी G20 कंट्रीज़. इंडिया इज़ ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ दिस G20. यू कैन सी हियर. G20 के अगर समिट्स की बात की जाए तो 2019 का G20 समिट हुआ था जापान में, 2020 समिट हुआ था सऊदी अरबिया में. इस साल 2021 में G20 की समिट होने वाली है और हुई है इनफैक्ट इटली में. अगले साल G20 की समिट होगी इंडोनेशिया में, एंड इन 2023 G20 समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया. इनफैक्ट 2022 summit was scheduled in India and 2023 summit was to be held in Indonesia. But later on it was swapped between India and Indonesia. Reason being कि in 2023 Indonesia is already hosting ASEAN meeting. So उस साल इंडोनेशिया फिर G20 मीटिंग होस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए इंडोनेशिया ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि 2023 वाला आप ले लो क्योंकि उस साल हमारे यहाँ पे आसियान मीटिंग है. तो इंडिया ने 2023 वाला खुद के लिए ले लिया और 2022 की जो G20 समिट है वो इंडोनेशिया को दे दी. तो इस तरीके से हमारे देश इंडिया में जो सवाल पीटी में बन सकता है, G20 की समिट होने वाली है इन 2023. अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन 2021 G20 समिट वॉज टू बी हेल्ड इन इटली, और इसी तरीके से फिर 16th G20 समिट हैज़ बीन नाउ कंक्लूडेड इन रोम, इटली, द कैपिटल सिटी ऑफ इटली. और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन एट 16th G20 समिट. उनको एक एक करके देखते हैं. एक फैसला तो है दैट इज़ रिगार्डिंग ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स. यहाँ पे G20 कंट्रीज़ ने एक बार फिर से अफर्म किया है कि देयर विल बी 15% ऑफ टैक्स ऑन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वेर एवर दे ऑपरेट सिंस 2023. तो ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं 2-3 दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, अगर आपका पहले वाला ये एनालिसिस मिस हो गया है तो यू कैन फाइंड दिस 9 अक्टूबर 2021 न्यूज़पेपर एनालिसिस. उसमें आप एडिटोरियल सेगमेंट में जाइए, आपको ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. वहाँ मैंने डिटेल में समझा रखा है कि हाउ द मल्टीनेशनल कंपनीज शिफ्ट देयर हेडक्वार्टर्स टू टैक्स हेवन्स जस्ट इन ऑर्डर टू सेव द टैक्सेस. So they don't pay taxes in the countries where they do major business, rather they pay taxes to the country which allows them to pay minimum amount of tax. तो इससे दुनिया भर के बहुत सारे जो रिच कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सच में MNCs बिजनेस करती हैं ज़्यादा, उनको टैक्स में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है.
So in order to curb this kind of approach, in order to curb this tendency of tax avoidance or evasion, this global minimum corporate tax concept has been brought by G7 countries, which has been now supported by G20 countries. और उम्मीद है G20 countries कह रही हैं कि 2023 तक वो इसको implement कर देंगे. Still I would say if you want to know more, please go to this 9th October 2021 newspaper analysis. जो दूसरा important decision है that is regarding vaccine, COVID-19 वैक्सीन. सो इस 16th G20 समिट में G20 कंट्रीज़ ने मिलकर के फैसला लिया है दैट दे विल वर्क टुवर्ड्स वैक्सीनेशन ऑफ 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19 बाय मिड 2022. पूरे दुनिया भर का 70% पॉपुलेशन को कम से कम वो वैक्सीनेट कर देंगे बाय मिड ऑफ 2022. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि G20 कंट्रीज़ ने पहली बार वैक्सीन नेशनलिज्म के खिलाफ कुछ फैसला लिया है. तो क्या है वैक्सीन नेशनलिज्म, ये समझिए. देखिए, जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ, दुनिया भर के अलग अलग रिच देशों में इस कोविड पैंडेमिक के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करने के लिए रिसर्च होने लगे. और जो देश रिच थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, जैसे ब्रिटेन या फिर फ्रांस, इनफैक्ट इंडिया भी आप कह सकते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सारे देशों ने पहले ही सारी की सारी बुकिंग कर ली. रिसर्च कंप्लीट होने से पहले ही सारी की सारी बुकिंग कर ली कि अगर आपका ये रिसर्च कंप्लीट होता है इस वैक्सीन का, तो फिर आपकी वैक्सीन्स हम खरीदेंगे. तो इस तरीके से अमीर देशों ने पहले ही सारी की सारी बुकिंग कर ली. इंडिया के अंदर ही कई सारे रिसर्च चल रहे थे. इंडिया, आई होप आपको पता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है. तो वहीं पे जब बन रहा था तो इंडिया को भी एडवांटेज था. लेकिन ऐसे हालात में सोचिए उन गरीब देशों का क्या होगा, अफ्रीकन कंट्रीज़ का, या फिर कई सारे जो पैसिफिक ओशन के आइलैंड नेशंस हैं, कैरेबियन स्टेट्स हैं, उनका क्या होगा. दे वुड नॉट गेट वैक्सीन. और ऐसा ही हुआ. ये कंट्रीज़ आज भी इनके पास वैक्सीन नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ येट नॉट वैक्सीनेटेड. और ये जो अमीर देश हैं, इन्होंने तो दुनिया के तमाम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया. सो दिस इज़ वैक्सीन नेशनलिज्म वेयर each and every country is fighting to acquire more and more vaccines for themselves. वैक्सीन नेशनलिज्म. एंड वैक्सीन नेशनलिज्म को अगर आप देखें तो इट इज़ ए हीनस प्रैक्टिस. ये एंटी ह्यूमन प्रैक्टिस है. भाई, आपके पास पैसा है तो उस पैसे की ताकत से आप सारा का सारा वैक्सीन अपने लिए रिजर्व कर ले रहे हैं. ठीक है, एक बात ये भी सही है कि वर्ल्ड कंट्रीज़ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने लोगों की सुरक्षा. It's their prime duty, prime responsibility to ensure safety, security of their own country, to ensure revival of their own economy. It's okay. But at the same time, by the virtue of humanity, by the compulsion of humanism, these countries should also ensure कि some vaccines should go to these poor countries who otherwise cannot afford to have these vaccines. और ये बातें वर्ल्ड कंट्रीज़ को बहुत लेट समझ आई हैं कि भाई वैक्सीन नेशनलिज्म इज़ एन एंटी ह्यूमन हीनस प्रैक्टिस. एंड नाउ G20 countries have acknowledged this issue and now they have decided कि they will help the world other countries who are poor, who are not able to get vaccination on their own. About 70% of world population will be vaccinated by mid of 2022. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वैक्सीन नेशनलिज्म, as I said, कि even before the end of final stage of human trials or regulatory approvals, many wealthier countries like Britain, France, Germany, US, they had pre-purchase agreement. पहले ही खरीद लिया कि भाई अगर वैक्सीन आपकी सक्सेसफुल होती है, कामयाब होती है, तो ये वैक्सीन हमें आप बेचोगे. That approach is known as vaccine nationalism. And that is why there are fears that such advance agreements will make the initial few vaccines unaffordable and inaccessible to poor countries. इतना ज़्यादा इन्होंने डिमांड बढ़ा दिया कि भाई वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने उसके दाम बढ़ा दिए, और दाम बढ़ाने के कारण सच वैक्सीन्स बिकेम अनअफोर्डेबल, इनएक्सेसिबल टू पुअर कंट्रीज. So now rich countries have this moral obligation to ensure availability of COVID vaccines to poor countries also, and this is what now G20 countries are doing. अगर आप इस टॉपिक को एथिक्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, एथिक्स पेपर में, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने 7 डेडली सिंस बताए हैं कि 7 ऐसे चीज़ें हैं जो गुनाह हैं. आपको पता है चैप्टर 5 ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जो सिलेबस है आपका पेपर 5 का, उसमें चैप्टर 5 है मोरल थिंकर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. तो मोरल थिंकर ऑफ इंडिया में महात्मा गांधी ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट थिंकर हैं. महात्मा गांधी ने 7 ऐसे काम बोले हैं जो डेडली सिन है, पाप हैं. उसमें से एक सिन है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी. और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी वाली बात दिख रही है. आपने साइंस की मदद से डेवलप तो कर लिया
वैक्सीन, लेकिन आप उसको बहुत सेल्फिश तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस का इस्तेमाल पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए, सेल्फिशनेस के लिए नहीं होना चाहिए। तो वैक्सीन नेशनलिज्म कुड बी क्रिटिसाइज्ड एज अ concept or as a sin according to Mahatma Gandhi, one of the sin that is science without humanity। तो कहीं आपके महात्मा गांधी की 7 डेडली सिंस में से किसी एक पर अगर कोई टॉपिक पे सवाल आ जाए, जैसे आपको पता है कि 2015 में ऑलरेडी वो पूछ चुके हैं, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर पे उन्होंने एस्से पूछा है और एथिक्स पेपर में भी सवाल पूछा है। तो ऐसे ही अगर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी पे सवाल आ जाए तो आप कह सकते हैं कि एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन वैक्सीन नेशनलिज्म इज अ एग्जाम्पल ऑफ साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। भाई आप दुनिया के गरीब देशों की ज़रूरतों को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं वाइल यूजिंग और वाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वैक्सीन्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about metaverse. This topic is important from our syllabus paper for science and technology point of view. तो करंट न्यूज़ है कि फेसबुक ने अपनी ओवरऑल पेरेंट कंपनी का नाम बदल के कर दिया है मेटा। ओवरऑल उनका जो ऐप वगैरह है जैसे फेसबुक ऐप या व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, उसका नाम नहीं बदलेगा, लेकिन जो उनकी पेरेंट कंपनी है, ओवरऑल जो मेन कंपनी होगी उसका नाम होगा मेटा। तो पहले उस कंपनी का नाम हुआ करता था फेसबुक, नाउ दे हैव चेंज द नेम एंड नाउ दैट कंपनी विल बी नोन एज मेटा। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में भी नाम, आप इसी तरीके से दुनिया की कई सारी कंपनियां नाम बदलती हैं। गूगल ने करके अल्फ़ाबेट कर लिया, तो इस तरीके से नाम बदलते रहते हैं। ठीक है, कभी कभार कंपनियां बदलती हैं, लेकिन जो उनके बेसिक ऐप्स हैं उनके नाम नहीं बदले हैं। मेटा का उन्होंने नया इस तरह का लोगो भी रिलीज़ किया है। अब ज़रा देखिए कि मेटा नाम आखिर लिया क्यों। कुछ तो सोच होगी इसके पीछे, ऐसा तो नहीं हुआ कि मन हो गया रातों रात नाम बदल देते हैं। तो ज़रा देखते हैं। देखिए, with change in the Facebook's name of the parent company, now Facebook has shown interest in expansion of its business in metaverse। तो यूनिवर्स जैसे होता है एक अलग दुनिया, वैसे ही एक अलग दुनिया है मेटावर्स। फेसबुक ने नाम बदल करके मेटा जब से किया है, उसके पीछे ये पर्पस है कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वी वांट टू एंटर इनटू मेटावर्स। एक अलग दुनिया में हम जाना चाहते हैं, एक अलग दुनिया से रिलेटेड टेक्नोलॉजी लोगों को अवेलेबल कराना चाहते हैं। तो ये मेटावर्स क्या है उसको ज़रा समझते हैं। मेटा का पहले मतलब समझिए। मेटा सिंपली इन ग्रीक मीन्स आफ्टर और बियॉन्ड। जैसे हम लोग जब बोलते हैं ना मेटा लाइफ, मतलब दूसरी दुनिया, मेटा फिजिक्स मतलब इस दुनिया के बाहर की फिजिक्स, जिसको हम लोग फिलॉसफी कहते हैं, वैसे ही मेटावर्स मतलब इस दुनिया से बाहर की दुनिया। मेटावर्स यूनिवर्स से बाहर की दुनिया, मेटावर्स। तो फेसबुक ने अपना नाम बदल करके मेटा इसलिए किया है क्योंकि उसने अब इट इज़ एन इंडिकेशन कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर इन द फील्ड ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी, मेटावर्स। क्या है मेटावर्स? जरा देखिए। इट इज़ अ पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड वेयर यूजर कैन हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज, पोजीशन एंड कैरेक्टर। आप इस मेटावर्स की दुनिया से चुपचाप से आप अपने आंखों पे इस तरीके का आप एक इक्विपमेंट लगाएंगे, ठीक है, और आपको फिर लगेगा कि आप एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आप दूसरा नाम ले सकते हैं। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, वैसा ही है, लेकिन ये वीडियो गेम से कहीं ज़्यादा रियल आपको फीलिंग देगा। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आप अपनी दूसरी आइडेंटिटी रख करके उस दुनिया में जी सकते हैं। आसपास के लोग आपको लगेंगे ओरिजिनल हैं। यू कैन हैव अ डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट ग्रुपिंग, डिफरेंट नेम, डिफरेंट आइडेंटिटी इन दिस मेटावर्स। मेटावर्स विल बी बेस्ड मोस्टली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा, लेकिन मेटावर्स में आप अलग दुनिया में जा सकते हैं। और फेसबुक ने मेटा नाम बदल करके इंडिकेशन दे दिया है कि इट इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट और स्पेंड मोर ऑन मेटा टेक्नोलॉजी। फेसबुक ऐसा नहीं है कि अकेली कंपनी है पूरी दुनिया भर की जो मेटा टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो, जैसे एपिक गेम्स या क्रिएटर ऑफ फोर्टनाइट, दे आर ऑल्सो यूजिंग और वो हैव बिग प्लान्स इन मेटावर्स टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटावर्स इज बेस्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी सुपर इम्पोजेज एन इमेज ऑन यूजर्स व्यू ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड इन्हांसेज इट विथ साउंड, टच, इवन स्मेल। आप जैसे यहाँ पे खड़े हैं, आप अपने आंखों पे इस तरह का इक्विपमेंट लगाएंगे। अब आपके सामने इस तरह का एक इंसान आ सकता है, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंट मतलब आप समझते हैं ना, कुछ नया चीज़ इस्टेब्लिश करना। तो जो आपकी रियल लाइफ है, दुनिया है आसपास में, उसके ऊपर इस तरह का कुछ इमेज सुपर इम्पोज कर दिया जा सकता है। और वो इमेज कुछ इस तरीके का सुपर इम्पोज किया जाएगा कि वो बोलेगा तो आपको साउंड भी सुनाई देगा। आप उसको टच, आप रियल लाइफ में वो है नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि आप उसको टच भी कर पा रहे हैं, स्मेल भी कर पा रहे हैं, तो मतलब रियल फील देगा।
और इसी तरीके के ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हमें मेटावर्स में पहुंचाया जा सकता है, दूसरी दुनिया में पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल लगे कि हम एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं। So this is how augmented reality will be used in order to take us to metaverse, and now Facebook is going to spend a lot of money in and a lot of research in this augmented reality metaverse, and that is why it has changed its name from Facebook to Meta. So as you can see, augmented reality is a technology that will blur the line between reality and fiction. ये ऑब्जेक्ट है फिक्शनल, लेकिन हमें देख करके रियल लगेगा। Why? Because it is augmented, it is planted on the real world around us. But augmented reality is different from virtual reality. ध्यान रखिए, virtual reality में कैसा है, हर चीज़ हमारे आसपास की फेक होगी, हर चीज़ वो इसी तरीके की होगी, फिक्टिशियस होगी, नथिंग विल बी रियल। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी ज़्यादा रियल फील देता है, क्योंकि उसमें आसपास की चीज़ें भी दिखेंगी प्लस ऑगमेंटेड या प्लांटेड चीज़ें भी दिखेंगी। सो वर्चुअल रियलिटी इज़ वेयर फिजिकल वर्ल्ड विल बी कंप्लीटली शट आउट, वाइल ऑगमेंटेड रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड विल बी ऑल्सो देयर, वाइल सम न्यू फिक्शनल थिंग्स विल बी ऑगमेंटेड और प्लांटेड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट नेशनल यूनिटी डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 पोस्ट कंसोलिडेशन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, कल का दिन यानी कि 31 अक्टूबर हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी की तरह मनाई जाती है, बर्थ एनिवर्सरी की तरह, और इस दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। दिस राष्ट्रीय एकता दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री सिंस 2014। सरदार पटेल के बर्थडे पे राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाया जाता है बिकॉज ही इज़ कंसिडर्ड टू बी बिस्मार्क ऑफ इंडिया। जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया था, अलग अलग प्रोविंसेस को एक साथ यूनिफाई करके जर्मनी बनाया था, इंटीग्रेशन कराया था, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश के 562 प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स who wanted to have dominion status or wanted to have complete freedom after independence of India in 1947, उन सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करके हमारे देश इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर कराया। अदरवाइज इतने छोटे छोटे रियासतें थीं उस टाइम में, अगर वो सब इंडिपेंडेंट रह जाती, उसमें से आधे भी इंडिपेंडेंट रह जाते, तो अब सोचिए हमारे देश में कैसे हालात होते। पता चलता कि असम के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया, ये गुवाहाटी वाला एरिया एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, वो अलग देश है, and that would have posed a great threat to our internal security, to our territorial integrity। लेकिन उन सबको इंटीग्रेट कराया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए इनको कई बार बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है लौह पुरुष, आयरन मैन, क्योंकि जिस तरह से आयरन कंक्रीट एक बिल्डिंग को एक साथ जोड़ता है, वैसे ही इन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ा। तो देखिए, इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। अगर India without Sardar Patel, and this is India with Sardar Patel because of contribution of Sardar Patel, and that is why I said he is known as Loh Purush, Iron Man of India. The next article is taken from economic segment. It is about Lakhpati self-help group of women. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो self help groups क्या होते हैं, पहले ये समझिए। self help groups are like informal associations where people come together, mainly women come together and find ways to improve their living conditions। भाई एक बेसिक ग्रुप बना लेते हैं वुमेन, खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जिसमें वो मिल करके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रैक्टिस करती हैं, जिससे उनकी लाइफ में कुछ इकोनॉमिक अर्निंग का सोर्स क्रिएट हो। इसमें जनरली ये वीमेन क्या करती हैं, दे स्टार्ट पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। किसी के पास 100 रुपये, किसी के पास 200 रुपये, 1000 2000 मिला करके पूलिंग करते हैं रिसोर्सेज को, और उससे फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं, और उससे फिर वो लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जब वीमेन बनाती हैं तो उसके बाद वो उसको रजिस्टर भी कर सकती हैं एज सेल्फ हेल्प ग्रुप, और फिर बैंक से लोन भी ले सकती हैं। उसके मदद से सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर वो रजिस्टर करेंगी तो उससे उनको सरकार द्वारा चलाई गई कई सारी स्कीम्स के अंदर भी बेनिफिट मिलता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में सेंट्रल लेवल पे सरकार चला रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या स्टेट लेवल पे हमारी असम सरकार चला रही है असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को काफ़ी ज़्यादा मदद की जाती है, जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, इनिशियल फंडिंग सपोर्ट दिया जाता है, मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है। सो दिस इज हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क्स। बेस्ट एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो सकता है लिज्जत पापर का। अब देखिए, लिज्जत पापर 1959 में 7 विमेन ने मिल करके शुरू किया था। किसी ने कुछ रुपए मिलाए, कुछ ने कुछ मिलाए, 7 विमेन ने मिल करके 80 रुपये इकट्ठा किए,
और लिज्जत पापड़ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह स्टार्ट किया। आज ये लिज्जत पापड़ की कंपनी 1600 करोड़ का रेवेन्यू देती है हर साल। इसमें हजारों विमेन जुड़ी हुई हैं। लेटर ऑन ऑफ कोर्स इट रिमेन नो लॉन्गर अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इट अपग्रेडेड इनटू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके सिलेबस पेपर 2 जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में एज इट इज़ मेंशन किया, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन वीमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज, स्किल डेवलपमेंट, चाइल्ड केयरिंग, क्योंकि अगर वीमेन की इकोनॉमिक अर्निंग थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, वीमेन अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी तो चाइल्ड के हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे अपने आप बेनिफिट होगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खासकर रूरल एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब में आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, जिसका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डेवलप करने की मेन जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टारगेट लिया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें वीमेन को इंश्योर किया जाए कि हर वीमेन मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्न एटलीस्ट 1 लाख रुपी एवरी ईयर। ध्यान रहे एवरी ईयर, नॉट मंथ। लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कोशिश करेगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस तरह से डेवलप कराया जाए, प्रमोट कराया जाए कि हर वुमेन को साल भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर वो जुड़ती है तो 1 लाख रुपए का मुनाफा हो। इससे क्या होगा, 1 लाख रुपया जो है वो साइकोलॉजिकल फिगर है। कोई भी वुमेन ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कल्चर और ज़्यादा पॉपुलर होगा कि मैं एक साल में 1 लाख रुपए कमा सकती हूँ। सो दैट विल बी एन इंस्पिरेशनल थिंग। सो लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन टारगेट, जिसमें 1 लाख रुपए साल में कमाने से इट विल क्रिएट इंस्पिरेशन फॉर वुमेन टू एंगेज मोर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिविटीज़, एंड दिस विल प्रमोट रूरल इकोनॉमी, इट विल प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, इट विल ऑल्सो हेल्प इन चाइल्ड हेल्थ एंड nutrition. The next article is taken from Assam segment. It is about world ranking scientist list. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. छोटा सा न्यूज़ है, APSC PT में अगले बार आ सकता है। डॉक्टर फैजुद्दीन अहमद, आप देख सकते हैं इनको, he has been listed by Stanford University of the US amongst the top 2% world ranking scientists for second consecutive year in 2021. दुनिया के टॉप 2 साइंटिस्ट में से इनका नाम दोबारा आया है 2021 में, and this ranking has been released by Stanford University of US. Dr. Faizuddin Ahmad is a researcher in theoretical physics, theory of relativity and quantum mechanics, and has published 73 research papers in international journals. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कौन कौन से कंट्रीज काटसा लॉ के अंतर्गत उन पे सैंक्शंस है, तो करेक्ट आंसर विल बी रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया 134। And which of the following statements are true? Periyar River drains into Bay of Bengal. This is wrong. It drains into Arabian Sea and Vagai into Bay of Bengal. So both statements are wrong. Correct answer is option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.